पिछला एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक जरूर देखें और पूरी कहानी सुनने के लिए प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। उस सेवक की बात सुन राजा साहब और राजकुमारी एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरे पे शिकन दिखने लगा था। फिर भी उन्होंने उस सेवक को जाने को बोल खुद भी देव वृक्ष को प्रणाम कर वहां से महल की ओर चल देते हैं। अब आगे। एक पहर पश्चात सभी दरबार में बैठे हुए थे, जिसमें ताम्रवती राज्य के सभी मंत्री और मित्र, राज्य से आए हुए राजाओं के साथ वहां राज्य की आम जनता भी मौजूद थी और वो अतिथि भी, जिनके आने से सब परेशान थे और सबकी नजरें बस उन पर ही टिकी थीं, क्योंकि वो सभी लोग काले कपड़ों में थे। कई सारे सैनिक जिनका वेश किसी दानव की तरह था और उन सभी के हाथों में धारदार हथियार थे, जिनमें एक उम्रदराज औरत भी थी जिसके चेहरे पे छल कपट और आंखों में बर्बादी बस ताम्रवती के राजा देवव्रत को ही देखे जा रही थी। तभी वो औरत अपनी जगह से खड़ी हो अपने सैनिकों को अपने साथ लाया हुआ उपहार दरबार के बीचों बीच रखने का इशारा करती है, जिसे देख वो सभी सैनिक वैसा ही करते हैं। वो औरत जिसने काले रंग का वस्त्र पहने हुए, हाथों में मोटे मोटे कड़े, माथे पे बड़ा सा काले रंग का टीका लगा हुआ, आंखों में गहरे काजल और गले में जाने कितने मंत्रों से सिद्ध किए हुए पत्थरों की माला, जिसे देखकर ही आम आदमी डर जाए। बहुत ही भयानक रूप था उसका। वो औरत सभी को अपनी एक नजर देख अपनी बात कहती है, मैं तमस राज्य की गुरु मां चंद्रिका आज यहां ताम्रवती में अपने तमस राज्य के राजकुमार मृत्युंजय के विवाह का प्रस्ताव लेकर आई हूं। वो आपकी राजकुमारी स्वर्ण प्रभा को अपनी वधू के रूप में चाहते हैं। इतना कह वो औरत चंद्रिका अपनी नजर उस तरफ डालती है जहां राजकुमारी स्वर्ण प्रभा अपनी माता के साथ बैठी हुई थी। चंद्रिका का प्रस्ताव सुन वहां मौजूद सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं और स्वर्ण प्रभा भी अपनी गुस्से भरी नजरें से चंद्रिका को ही देख रही थी। चंद्रिका राजकुमारी को देखते हुए एक कुटिल मुस्कान से आगे कहती है, यदि हमारे राजकुमार चाहते तो आपका हरण कर या ताम्रवती से युद्ध में आपको जीत कर भी अपनी वधू बना सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्हें आपको मान सम्मान के साथ आपका वरण करना था। इसलिए उन्होंने ये विवाह का प्रस्ताव भेजा। चंद्री अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहती है, तो राजकुमारी आपके लिए और आपके राज्य के लिए थी। अच्छा होगा कि आप इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। चंद्रिका की बातों में चेतावनी साफ दिख रही थी, क्योंकि उसका मकसद ही था ताम्रवती के लोगों में भय पैदा करना। चंद्रिका का यह दुस्साहस देख राजकुमारी अपनी जगह से खड़ी हो गुस्से में अपनी मुट्ठी बांधे उससे कहती है, बस करें गुरु मां, आपकी बातों से यहां कोई भयभीत नहीं होने वाला। और रही बात हित की, को हमें अच्छे से झांक है कि हमारा हित किसमें है। इतना कह राजकुमारी अपने पिता की तरफ देखते हुए आगे कहती है, एक पिता और राज्य के राजा होने के नाते आप जो भी फैसला लेंगे वो राज्य के हित में होगा, इसलिए हम आपके हर निर्णय में आपके साथ हैं। इतना कह राजकुमारी वहां बैठे सभी लोगों को देखती है और अपनी बात रखते हुए आगे कहती है, मैं अपना निर्णय अपने पिता श्री और राज्य के वासियों को सौंपती हूं। आप सभी जो भी निर्णय लेंगे मुझे वो स्वीकार होगा। राजकुमारी अपनी बात कह गुस्से भरी नजर गुरु मां पे डालती है और फिर अपनी जगह पे बैठ जाती है। तो वहीं चंद्रिका राजकुमारी की बातों से बहुत क्रोधित लग रही थी, जिससे वो आंखों में क्रोध लिए अपनी बात रखते हुए कहती है, सही कहा राजकुमारी ने, आपको एक पिता होने से पहले एक राजा की तरह सोचना चाहिए। आपका एक गलत निर्णय पूरे राज्य को श्मशान बना सकता है, इसलिए सोच समझकर फैसला लीजिएगा राजा साहब। अपनी बात कह चंद्रिका अपनी स्थान पे पुनः बैठ जाती है। इस समय उस दरबार में इतने लोगों के मौजूद होने के बाद भी वहां एक हंसा फैली हुई थी। सब एक दूसरे को ही देख रहे था। तभी राजा देवव्रत, जो ताम्रवती के सिंहासन पे बैठे वहां मौजूद सभी को देख कहते हैं, यह सिर्फ मेरी पुत्री के विवाह या उसके भविष्य की बात नहीं, जिसका निर्णय मैं अकेले ही कर लूं। इस निर्णय से हमारे राज्य का भविष्य जुड़ा हुआ है। इसलिए मैंने आप सबको यहां आमंत्रित किया है, क्योंकि राजकुमारी से जुड़ा फैसला हम सभी के लिए और इस राज्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। इतना कह राजा कुछ क्षण रुकते हैं और फिर आगे कहते हैं, इसलिए
सबसे पहले मैं अपनी जनता का मत जानना चाहता हूं और अपने मित्र राज्यों के राजाओं और मंत्रियों को देख उनसे कहते हैं, आप सब भी एक मित्र की भांति ही मुझे अपनी राय दे। तभी वहां मौजूद एक आदमी की आवाज आती है जो ताम्रवती की आम जनता के साथ खड़ा था। हम अपनी राजकुमारी को ऐसे राज्य कैसे भेज सकते हैं राजा साहब, जहां रोशनी, अच्छाई और ईश्वर का कोई वास ही नहीं है। तभी उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज आती है जो कहता है, हां राजा साहब, राजकुमारी सिर्फ इस राज्य की राजकुमारी नहीं बल्कि हमारी पुत्री समान है, और हम उन्हें ऐसे राज्य में नहीं जाने देंगे जहां सिर्फ काली शक्तियों का राज चलता हो और हर तरह सिर्फ मातम और चीखें ही सुनाई देती हो। और फिर सभी एक साथ कहते हैं, हमें यह विवाह प्रस्ताव स्वीकार नहीं, राजकुमारी को हम वहां नहीं जाने देंगे। उन सबकी बात सुन राजा देवव्रत को आने हृदय में बहुत ही प्रसन्नता मैसेज होता है, क्योंकि एक पिता होने के नाते वो कभी नहीं चाहने कि उनकी पुत्री ऐसे राज्य में जाए जहां की कोई बस छल कपट से घिरा हो। राजा देवव्रत अपनी नजर अपने मंत्री और मित्र राजाओं की तरफ करते हैं तो उनमें से एक मंत्री कहता है, यदि हमने इस विवाह प्रस्ताव से इनकार किया तो हमें युद्ध का सामना करना पड़ेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें हानि ही होगी। तभी दूसरा मंत्री अपनी राय रखते हुए कहता है, हम कायर नहीं जो युद्ध से डर जाए, किंतु हम ऐसी सुख समृद्धि का क्या करेंगे जब इस राज्य की राजकुमारी का पूरा जीवन और उनकी प्रसन्नता ही डर के साए में रहेगी। तभी एक मित्र राज्य के राजा भी अपनी राय देते हुए कहते हैं, एक पिता कभी यह नहीं चाहेगा कि उसकी पुत्री ऐसे इंसान के साथ विवाह के बंधन में बंधे जो पूरे संसार में सबसे क्रूर और निर्दयी हो, जिसे काली शक्तियों में महारत हासिल हो, जो किसी को मृत्यु देने से पहले एक बार भी न सोचे। ऐसे व्यक्ति के साथ राजकुमारी कभी प्रसन्न नहीं रह पाएंगी, और जब आपकी जनता आपके साथ है तब आपको अत्यधिक विचार न करते हुए अपना निर्णय अतिथियों को बता देना चाहिए। इतना कह वो राजा अपने स्थान पे पुनः बैठ जाते हैं, और फिर ऐसे ही न जाने कितने मत वहां रखे जाते हैं, जिसे सुन राजा एक निर्णय पर पहुंचते हैं। क्या निर्णय होगा राजा देवव्रत का? क्या राजकुरी इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करेगी? अब आगे तो वहीं चंद्रिका किसी तरह अपने क्रोध को वश में किए बैठी थी, क्योंकि उन सभी का मत सुन उसका क्रोध बढ़ते ही जा रहा था। यही राजकुमार के आदेश ने उसके हाथ न बंधे होते तो वो यहां मौजूद सभी को एक क्षण में ही मृत्यु के घाट उतर देती। वो ये सब अभी सोच ही रही थी कि तभी उसे राजा देवव्रत की आवाज सुनाई देती है, गुरुमां, हमें आपका लाया हुआ विवाह प्रस्ताव स्वीकार नहीं। हम अपनी राजकुमारी का विवाह तमस राज्य के राजकुमार मृत्युंजय से नहीं करना चाहते, इसलिए आप ये सभी उपहार लेकर वापस जा सकती है। हमें तमस राज्य से कोई संबंध नहीं जोड़ना। राजा देवव्रत का निर्णय सुन चंद्रिका क्रोधित होते हुए अपनी स्थान से खड़ी हो राजा की तरफ देख अपनी बात कहती है। जो राजा अपनी प्रजा की मत को माने और दूसरों की राय पर अपना निर्णय ले, वो कभी एक अच्छा शासक नहीं बन सकता, और वही भूल तुम कर रहे हो, जिसका परिणाम अब इस पूरे राज्य को भोगना होगा। इतना कह चंद्रिका एक नजर राजकुमारी को देखती है और आगे कहती है, यह आपने ठीक नहीं किया राजकुमारी। आपको ये विवाह प्रस्ताव यूं ठुकराना नहीं चाहिए था, लेकिन जब अपनी ये दुस्साहस कर ही दिया है तो मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहती हूं। इतना कह चंद्रिका एक कुटिल मुस्कान मुस्काते हुए आगे कहती है, आपका विवाह तो राजकुमार मृत्युंजय से अवश्य होगा, किंतु शगुन की शहनाई नहीं, ताम्रवती राज्य के लोगों की चीखें गूंजेगी। मड़प में अग्निकुंड की अग्नि नहीं, अपनों की चिताएं जलेगी, और आपके विदाई के लिए भूमि पे पुष्प नहीं, आपकी जनता का रक्त बहेगा। अपनी बात कह चंद्रिका जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसकी हंसी किसी शैतान की तरह थी, जिसे सुन सभी के मन में कहीं न कहीं भय ने स्थान बना लिया था। उसकी बात सुन राजकुमारी स्वर्णप्रभा क्रोधित होते हुए अपने स्थान से खड़ी होती है और चंद्रिका को रोकते हुए कहती है, बस कीजिए गुरु मां, यदि आप हमारी अतिथि न होती और यह स्थान हमारा महल न होता तो हम आपको बताते कि हम कौन हैं और क्या कर सकते हैं। यदि आप ताकतवर हैं तो कायर, हम भी नहीं। काली शक्ति आपके पास है तो ईश्वरी शक्ति हमारे साथ है। और एक बात,
अच्छाई चाहे कितनी ही कमजोर क्यों ना हो, लेकिन वो बुराई के सामने कभी नहीं हारती, तो आपके लिए हित यही होगा कि आप यहां से लौट जाएं। राजकुमारी की बात सुन चंद्रिका उसे क्रोध से देखते हुए कहती है, अभी तो हम जा रहे हैं राजकुमारी, लेकिन बहुत जल्द मुलाकात होगी, विवाह के मंडप में नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में। इतना कह चंद्रिका अपने साथ लाए उपहार को उठाने का आदेश दे अपने सैनिकों के साथ महल से बाहर की तरफ बढ़ जाती है। उसके जाने के बाद सभी एक दूसरे को देखते हैं और फिर दरबार को बर्खास्त कर राजा साहब अपने कैच की तरफ बढ़ जाते हैं, जिससे वहां मौजूद सभी लोग और आए मित्र अतिथि भी अपने अपने कक्ष की तरफ चले जाते हैं। तो वहीं राजकुमारी अपने पिता के मुख पे चिंता की भावना देख वो भी अपनी माता के साथ उनके पीछे चली जाती है। इस वक्त राजा देवव्रत अपने महल के बैठक कक्ष में मौजूद थे, तभी वहां राजकुमारी और उनकी माता सुगंधा आती है। इस तरह राजा साहब को चींटी देख दोनों एक दूसरे को देखती है और फिर उनके करीब जा उनके पास बैठती है। राजकुमारी स्वर्णप्रभा अपने पिता को आश्वासन देते हुए कहती है, पिताश्री आप चिंतित ना हो, सब कुशल होगा, वैसे ही जैसे आज हम सब ने साथ मिलकर इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया, वैसे ही हम साथ मिलकर आगे आने वाली बाधाओं से भी विजय प्राप्त करेंगे। राजकुमारी की बात सुन राजा साहब कहते हैं, चिंतित कैसे ना हो प्रभा, आज हमने सिर्फ उस प्रस्ताव को अस्वीकार ही नहीं किया बल्कि उस विनाश को आमंत्रित किया है जिसके नाम से ही भय का आभास होता है। फिर कुछ क्षण रुक, आगे कहते हैं, हम इस तरह बैठ नहीं सकते क्योंकि जिस प्रकार गुरुमां क्रोधित होकर गई है, आशा है कि जल्द ही हमें युद्ध के लिए प्रस्ताव आएगा, तो हमें इसकी तैयारी में लग जाना चाहिए। उनकी बात सुन रानी सुगंधा चिंतित स्वर में कहती है, राजा साहब ये युद्ध हमारे लिए बहुत ही भयानक विनाश लेकर आएगा, क्योंकि वो लोग कभी युद्ध के नियम को नहीं मानते, हमेशा छल कपट की सहायता ले युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। उन दोनों को चिंतित देख राजकुमारी उनसे कहती है, पिताश्री हमारा पहला कर्तव्य है हमारे राज्य और प्रजा की सुरक्षा, और इसके लिए यदि हमें यह विवाह प्रस्ताव भी स्वीकार करना होगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं। प्रभा की बात सुन राजा रानी दोनों ही एक साथ उसे रोकते हुए कहते हैं, नहीं पुत्री, यदि हमें ऐसा करना ही होता तो हम पहली भेंट में ही ये कर चुके होते, लेकिन एक राजा होने के नाते हमारे हाथ बंधे थे, जिससे हमने आज प्रजाजनों को भी बुलाया था, जिससे हम उनके मत को जान सके कि वो क्या चाहते हैं। फिर प्रभा के सिर पे हाथ रख आगे कहते हैं, किंतु आज हमें अपनी प्रजा का मत जान और उनका साथ प्राप्त कर हमें बहुत ही प्रसन्नता हुई, और साथ में ये आशा भी कि हम इस युद्ध में जरूर विजयी होंगे, किंतु एक पिता होने के नाते हम आपको किसी भी मूल्य पर वहां नहीं जाने दे सकते, फिर चाहे उसके लिए हमें ये युद्ध ही क्यों न लड़ना पड़े, हम हर मूल्य पे आपकी रक्षा करेंगे। अपने पिता की बात सुन प्रभा की आंखों में नमी आ जाती है और वो हल्की मुस्कान ले अपने पिता से कहती है, जी पिताश्री, हम सब साथ मिलकर इस आने वाले विनाश को रोकेंगे और अपने प्रजा की रक्षा करेंगे। प्रभा की बात सुन राजा साहब हल्की मुस्कान लिए अपना सिर हां में हिला देता है और कुछ क्षण पश्चात प्रभा वहां से चली जाती है। तभी रानी सुगंधा अपने चिंतित स्वर में राजा साहब से कहती है, राजा साहब क्या हम नियति के विरुद्ध जा सही के रहे हैं? रानी सुगंधा का प्रश्न सुन राजा साहब उन्हें देख कहते हैं, नियति जो भी हो महारानी, हम पीछे नहीं हटेंगे, अपनी पुत्री को उस अंधकार में कभी नहीं जाने देंगे। इतना कह राजा साहब वहां से निकल जाते हैं और रानी सुगंधा अभी भी उसी चिंता में रह गई। क्या परिणाम होगा इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने का? किस नियति की बात कर रही थी रानी सुगंधा? अगला एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन की लिंक जरूर देखें और ऐसी ही रोमांचक कहानी के लिए सब्सक्राइब करें।